जी अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है सबको? मेरी कंफर्म कीजिए। जी कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, ये जरा एक दो सवाल सॉल्व करने थे पास पेपर के। जी रेफर टेक्स्ट के पास पेपर थे, वो सॉल्व करने थे। और उसके अलावा अ, एक दो कंसोलिडेशन की जजमेंट्स हैं, वो आपको बतानी थी। जी आवाज़ क्लियर है? कंफर्म कर दें ताकि मैं स्टार्ट करूं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जी, लाली वाला ग्रुप के नाम से। जी IS-12 के थी पास पेपर, ग्रुप डेफिटेक्स। समर 17 के सवाल जी जरा ओपन कर लें। मैं आपको बुक में बता देता हूँ, जो जिनके पास थर्ड एडिशन है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर है, एक सेकंड में कंफर्म कर देता हूँ बुक में। क्वेश्चन नंबर है 24। समर 17 के पास पेपर है, IS-12 के चैप्टर में। फिर क्वेश्चन देख लें, फिर जल्दी से सॉल्व करते हैं। जी इसमें जी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? हमने डिटरमिन अमाउंट ऑफ गुडविल एंड एफेक्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ LG लाली वाला ग्रुप फॉर द ईयर एंडिंग 31 नवंबर 2016 एज अ रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। चलेंगे, अभी इस पे बात कर लेते हैं।
हाँ जी। 100% शेयर होल्डिंग बाय की है, कंस्टिट्यूशन 2000 in cash plus replacement award as discussed in point 4 of below. LG also paid rupees 20 to the banker and lawyers in connection with the deal. फेयर वैल्यू एसेट लायबिलिटी की आ रही थी, फेयर वैल्यू आ रही, कैरिंग वैल्यू आ रही, टैक्स बेस आ रही है, एडजस्टमेंट आ रही नहीं चलेगी। हम सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं गुडविल की और डेफर टैक्स की। पहले एक्विजिशन डेट की वर्किंग अलग कर लेते हैं। जी। हाँ जी, गुडविल की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है? 2000। अच्छा जी, एक नई एडजस्टमेंट सीखते हैं, जिन्होंने कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट सारी लिखी हुई है। 34 तक एडजस्टमेंट हमने लिखी हुई है बैलेंस शीट की। एडजस्टमेंट नंबर 35 है जी। कंसोलिडेशन की 34 एडजस्टमेंट हमने लिखी थी, बैलेंस शीट की 35। हाँ क्या जी? फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड, ये मैं इसी के साथ करवा देता हूँ। ये वैसे तो डायरेक्टरी सिलेबस में नहीं है, ये टेक्निकल एडजस्टमेंट है, लेकिन क्योंकि ये पास पेपर में एक दफा आई हुई है तो मैं इसके साथ ही सॉल्व करवा देता हूँ। फेयर वैल्यू रिप्लेसमेंट अवार्ड क्या है जी? सिचुएशन क्या थी कि आपने सब्सिडी को एक्वायर की, पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें। पीएल सब्सिडी का नाम है, उसकी एक आउटस्टैंडिंग शेयर स्कीम थी with a market base of 140. Share option were fully vested. As a part of business combination, PL outstanding share option were replaced by share option of LG with a market base of 140 million and intrinsic value 90 million. Replacement was were fully vested. पेरेंट ने क्या है कि वो जो एम्प्लॉयज हैं वो जिनको ये ऑप्शन वेस्ट हुई है, सब्सिडरी के बदले एम्प्लॉयर ने पेरेंट ने क्या किया, उसको अपनी ऑप्शन के अगेंस्ट रिप्लेस कर दिया। तो ये जो पेरेंट है, इस सब्सिडी को के एम्प्लॉयज को क्यों ये दे रहा है, ये ऑप्शन स्कीम क्यों रिप्लेस कर रहा है उसके बदले, क्योंकि उसने सब्सिडी को एक्वायर किया। तो जो फेयर वैल्यू रिप्लेसमेंट अवार्ड है, इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। ऐड इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन इक्विटी इन अदर रिजर्व। ये एंट्री किस वजह से करेंगे, ये करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड एट ACQ डॉट का मतलब एक्विजिशन रेट। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 35 होगी। चलो जी, तो यहाँ पे नया क्या आएगा जी, ये रिप्लेसमेंट अवार्ड आपकी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन जाएगी। कितनी है जी? 140। जी। हाँ जी, नेट एसेट, नेट एसेट की फेयर वैल्यू कितनी आ रही है?
अगर हम डायरेक्ट फेयर वैल्यू लिख लें 3618 माइनस 1888, क्या आंसर आ जाएगा ये? हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, जब बता देंगे। मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। 3618 माइनस 1888, 1730। नेक्स्ट हमने क्या करनी थी? गुडविल की वर्किंग करनी है। जी देखिएगा, ये वो एसेट लायबिलिटी की मैंने फेयर वैल्यू लिखी है जो किताबों में रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है जी? जी, हमें यहाँ पे एक्विजिशन डेट पे या डेफर्ड टैक्स वर्किंग कर रहा हूँ। आपको पता हमने फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस लेना है। क्यों लेना है फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू का फर्क लेना है? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी ने जो डेफर्ड टैक्स है, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उसको अपने बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया। जी, ईपी आ जाएगा। जी बाकी बताए, मेरी बात ठीक आ रही है? अदनान से आपकी साइड भी इशू आ रहा है, बाकी बताए आवाज ठीक आ रही है? चलो जी, फेयर वैल्यू पीपी की फर्क है, इन्वेस्टमेंट की फर्क है। जी नीचे एक पॉइंट और है जी, कंटीजेंट लायबिलिटी है और एक इंटेंट डेवलपमेंट कॉस्ट है 153। क्या करेंगे? आई ए इंटेंजिबल एसेट, फेयर वैल्यू 153, कैरिंग वैल्यू 0। ये एडजस्टमेंट यहाँ पे भी आ जाएगी। आई ए जो ऊपर 1730 में लिखा है, वो रिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी फेयर वैल्यू, नेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। जीपीपी 1532, 1259, इन्वेस्टमेंट 490, 367। जी, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन को मैं आर बी ओ लिख रहा हूँ, 60, 70। अच्छा जी, एक और है जी, कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है, कैरिंग वैल्यू 0, फेयर वैल्यू कितनी आ रही है जी? 25। ये 25 जो है, ये ऊपर रिकॉर्डेड नहीं है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। चलो जी, ये हो गया। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या आ रही है जी हमारे पास। जी कितना फर्क है? 273। रेट इसके पास आ जाएगा 35%। सब्सिडी का रेट यूज करना है 35%, देखते हैं सब्सिडी का रेट 35% है। इनिशियल लाइबिलिटी में सब्सिडी का रेट यूज करना है। पीएल का टैक्स रेट कितना है? देख लें क्वेश्चन में, 35%।
जी। और कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 123, 35%। इंटेंजिबल एसेट 153, 35%। 43, 35%। लाइबिलिटी कितने की आ जाएगी? 35%। जी। दो और चीजें यहाँ पे आएंगी जी, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास एक ये जो दिया हुआ है, ये जो रिप्लेसमेंट बार है, ये जो ऑप्शन है, इनकी फेयर वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी टैक्स बेस कितनी आ जाएगी? यार ये 25% नहीं, 25 लिखा है मैंने। 35% रेट है, 25 डिडक्टिव डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी। एक और हमारे पास पॉइंट आ रहा है जी, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन जी कितनी इनकी आ रही है? इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हमें डिडक्शन मिल जाएगी। किताबों में तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। 90, 0। जी ऑप्शन पे हमेशा क्या बनेगा, आपको पता है? डिडक्टेबल डिफरेंस बनेगा। ऑप्शन में आपको पता है ना, हमेशा डिडक्टेबल डिफरेंस होता है। लेकिन इस पर रेट कौन सा लगेगा? 25%, पेरेंट का रेट। ये पेरेंट का रेट क्यों लगेगा? क्योंकि ये पेरेंट ने सब्सिडी सब्सिडी के एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया ना, तो पेरेंट का रेट लगेगा यहाँ पे। अच्छा ये एक और पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने आपको नोट लिखवाया है इसके बारे में। एक्विजिशन डेट पे कुछ सब्सिडी के लॉसेस है, पेरेंट समझता है कि उसको ग्रुप के प्रॉफिट में जज कर लेगा। 940 के लॉसेस है, और वो समझता है कि वो कितने के, 300 के जो और क्या करेगा जी, क्लेम कर लेगा जी। तो लॉसेस आ जाएंगे। लॉसेस में बता आपको, इस पे भी क्या आना है? इसको मैं फेयर वैल्यू वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता है इस पे भी क्या आना है? डिडक्टेबल डिफरेंस ही आना है। किस रेट पे? 25% पे। क्यों? क्योंकि पेरेंट ने क्लेम करना है इसे। अब ये सारे आंसर लिख लेते हैं। ये 75 नेगेटिव आ जाएगा, 22.5 नेगेटिव आ जाएगा जी, 15.05 नेगेटिव आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ ताकि तो थोड़ा हम टाइम बचा सकें। आप भी इसके आंसर लिखते रहें। इसकी मैंने कैलकुलेशन की हुई है साथ सॉल्व। लाइबिलिटी 25 रुपए का 35% हमारे पास आ जाएगा, 8.75 जी। 53.55, 43.05 और 95.55। टोटल कर लेंगे जी। ये एक्विजिशन डेट पे एडजस्ट होगा। इसको अगर हम नेट करेंगे तो हमारे पास ये, चेक कर लेना टोटल, मैं भी कर लेता हूँ कंफर्म एक दफा। ये मेरे को वर्किंग तो हुई भी है। कंफर्म मान लीजिए आप भी। जी 70.85 की हमारे पास लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी की तो क्या होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट, और नेट एसेट्स लाइबिलिटी से क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी यहाँ कितनी आ जाएगी, कितने से यहाँ माइनस हो जाएगी? 70.85 जी। अब इसे सॉल्व करते हैं।
1787.15। गुडविल कितनी आ जाएगी? 1787.15। 352.85 की हमारे पास क्या आ गई? गुडविल आ गई। आगे देखिएगा जी। आगे जीर एंड पे हमने क्या करना है? जीर एंड पे वर्किंग कर लेते हैं। जीर एंड पे तो आपको पता है स्पेसिफिक चीजें हैं। क्वेश्चन में वापस आते हैं, देखिएगा जी। हमें बताना है एक्विजिशन रेट पे, और आप जीर एंड पे बताना है जी। जीर एंड पे नया क्या क्या हुआ जी? एक तो क्या है जी, ये यूआरपी वगैरह जी, इसको देखते हैं जी। जल्दी से यूआरपी जी। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन क्या होगा जी? सबसे पहले ये अनलाइज्ड प्रॉफिट की वर्किंग कर लेते हैं। हाँ, आपको पता है अनलाइज्ड प्रॉफिट में क्या आता है? डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है जी, यूआरपी जी। पहले जी देखते हैं कौन सेलर है। एलजी सेलर जी। एलजी सेलर है जी। 80। मार्जिन है कितना? 20%। यूआरपी की अमाउंट कितनी आएगी? 16 जी। एलजी सेलर है तो पीएल का रेट यूज करेंगे। रेट आपको याद है, हमने बताया था बायर का यूज करना है इस ट्रांजेक्शन में। रेट बायर का यूज करेंगे। बायर का रेट कितना? 35%। जी कितना आ गया? 5.6। याद है? इसका इम्पैक्ट मैंने क्या बताया था? इससे आपका टेक्निकली एसेट बन रहा होगा, मतलब नेगेटिव इफेक्ट आएगा इसका। जी आगे। पीएल सेलर कितने जी हमारे पास? 140 का 15%, 21 मल्टीप्लाई बाय जी बाहर का रेट। बाहर का रेट है 25%। कितना आ जाएगा हमारे पास? 5.25। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, जो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें वो जो रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन है उनकी इंटरनल वैल्यू ये रेंट पे भी गिवन है। ये रेंट पे कितनी है अब उनकी इंटरनल वैल्यू? जी कितनी है? बाकी 140, 150, 150। तो इस पे बनेगा डिडक्टेबल डिफरेंस, आपको पता है 150 का। रेट किसका यूज होगा? पेरेंट का यूज करा 25%। कितना आ गया जी? जी 37.5। एक्विजिशन डेट पे इसका कितना एलिमेंट शामिल था? 22.5। तो इसकी वजह से आपका एसेट इंक्रीज कितना हो गया? नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा एसेट बढ़ने से। डेफर्ड टैक्स इनकम बढ़ती है ना। 37.5। 15 का इफेक्ट आ गया, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। एसेट बढ़ता है तो इनकम का इफेक्ट आता है आपके डेफर्ड टैक्स का। आखिरी इसमें काम क्या रह गया सवाल में जी?
वो एसोसिएट का पॉइंट है। ये सारी बातें मैंने वो कवर करवाएंगी, बस ये रिप्लेसमेंट मार्क्स वो भी मैंने आपको बता दी इस क्वेश्चन के साथ। ये देख सकते हैं एक सेकंड। जी जी प्लीज देख लें आप। एक्वेशन वर्किंग देखनी है आपने, ये देखनी है। अच्छा जी, एसोसिएट का पॉइंट देखेंगे। अनलिमिटेड डिमांड वाला पॉइंट है ये। जी, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस। जी कितने की बाय की तो 165 की टैक्स बेस आ जाएगी। प्लस 50 का प्रॉफिट कमाया जिसमें डिविडेंड 20 का दे दिया, तो 50 - 20, इसका कितने परसेंट, कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? 30%। कितना आ जाएगा जी? 174। कितने का डिफरेंस आ गया हमारा? टैक्सेबल डिफरेंस आ गया 9 रुपए का। लेकिन ऐसा पॉइंट मैंने आपको करवाया हुआ क्लास में, लेकिन क्या लिखा हुआ है जी सवाल में कि कुछ अर्से बाद 40% डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो 9 रुपए के दो हिस्से बनेंगे, एक 40% जो डिस्पोज कर देंगे, उस पर कैपिटल गेन का रेट लगेगा 17.5%। और डिविडेंड जो रिटेन करेंगे 60%, उस पर डिविडेंड का रेट लगेगा 12.5%। जी, तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो 9 रुपए का 40% आ जाएगा 3.6। इस पे लग जाएगा 17.5% का रेट। इससे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, इससे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा लाइबिलिटी का, ये 0.63। ये बनेगा, ये 3 से कैसे आया था? 9 का 40%। इधर कितना आएगा? 9 रुपए का 60%, 5.4, 12.5%। कितना आ जाएगा? पॉइंट। ये दोनों एक्सपेंस बढ़ेंगे, इससे लाइबिलिटी लाइबिलिटी बन रही है ना। ये जिसका टोटल इफेक्ट आ गया। ठीक है जी, अगर मैं इसको सम अप कर दूं एंड पे, तो एक्विजिशन डेट पे हमारी कितने की लाइबिलिटी थी? लाइबिलिटी आ रही थी 70.85। क्या क्या हुआ है? ये एसोसिएट वाले पॉइंट में लाइबिलिटी बढ़ी है, एक बढ़ी है 0.63 से लाइबिलिटी बढ़ी है।
एक लाइब्रेरी पड़ी है 0.68 से। इंट्रिंसिक वाले पॉइंट में एसिड बढ़ा है। जो ऑप्शन वाला पॉइंट था उसमें 15 रुपए से एसिड बढ़ा है, माइनस कर दिया। यूआरपी के 2 पॉइंट है, उनमें भी एसिड बढ़ा है। वो पहले था ही नहीं, कितना 5.6, 5.25। जी रही, ये पूरी मैंने समरी बना दी है। ये क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो गए। जी कंप्लीट हो गया जी। जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। एक और सवाल है बड़ा अच्छा। ग्रुप अकाउंट्स का मैंने कहा था मैं 2 सवाल कराऊंगा। AAFR की जो मेरी बुक है उसमें 3rd एडिशन पे आ जाए। ये एक प्रॉपर सवाल है। चैप्टर नंबर 8 में रूबल लिमिटेड है। जी जी बेटा, एक सेकंड आप एसोसिएट बता देख लें। ये ले, ठीक है। जी AAFR की बुक में 3rd एडिशन में चैप्टर 8 में रूबल लिमिटेड का सवाल है। और बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 16। जी प्लीज जल्दी सवाल को आप पढ़ लें तो मैं सॉल्व करता हूँ। इसकी मैंने कुछ कैलकुलेशन तो की नहीं है, लेकिन इसकी कुछ बातें मैंने जो उसमें है वो समझाई हुई है सारी। बस रहा था कि आपके साथ ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। रूबल लिमिटेड ये विंटर 19 के पास पेपर है। जी देखिएगा जी क्वेश्चन प्लीज। जी ये रैंड है 31 दिसंबर 18। फर्स्ट जनवरी को RL ने TL की 80% शेयर बाय किए हैं। फर्स्ट जून 18 को RL ने एक एग्रीमेंट किया FL के साथ टू सेटअप वायल जॉइंट अरेंजमेंट।
तो जो वायल जो है वो ज्वाइंट अरेंजमेंट है। 60% राइट नेट एसेट है। तो इसका मतलब है ये इक्विटी मैथड लगेगा इस पे भी। चलो जी, मैं जरा फॉर्मूला बना रहा हूँ। क्या क्या आएगा जी हमारे पास। जी, पीपी हमारे पास आ जाएगा जी। इन्वेस्टमेंट इन वायल का नाम मैं चेंज करने लगा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर क्लास का होगा, हमारे पास राइट टू नेट एसेट है। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 900। गुडविल का बैलेंस आ जाएगा। नोट नंबर 2। करंट एसेट आ जाएंगे। और हमारे पास कह रहा है बैंक लो। जी, रिटेन अर्निंग का कितना बैलेंस आ रहा है लिखा हुआ क्वेश्चन में जी। 750। और इसका शेयर प्रीमियम कितना आ रहा है फिक्ट्री का। 225। 975। मेनली जो आपने इसमें नया पॉइंट मेरे साथ सीखना है, या सीखा तो वह बस डिस्कस करना है, वो डेफर टैक्स वाला है। नोट नंबर 2, गुडविल। कॉस्ट कितनी है जी। 1300 यहाँ से कहता हूँ।
1300 यहाँ पे आ गई थी। शेयर कैपिटल कितना दिया? 800। जी। एनसीए किस पे थी? एनसीए फेयर वैल्यू पे थी। सवाल में लिखा हुआ है एनसीआई, बल्कि किस पे? फेयर वैल्यू पे नहीं, सॉरी, एनसीए प्रोपोर्शनल बेसिस पे। एनसीआई प्रोपोर्शनल बेसिस पे है। जी, वर्किंग नंबर 2.1 यहाँ बना लेंगे। जो एक्विजिशन डेट पे है हमारे पास, एफर टैक्स की वर्किंग नहीं हो जाएगी। नोट नंबर 3 आ जाएगा एनसीए। नोट नंबर 4 पीएल रिटेन अर्निंग पोस्ट सीआरई, कितना बैलेंस आ जाएगा सीआरई का? 2300। इसका आ जाएगा 1200 माइनस 450। कि और जो बाकी वर्किंग होगी वो साथ साथ कर लेंगे। चलेंगे। 1300 रुपये का कैश आ गया जी, वो तो रिकॉर्डेड है बुक में। 1300 याद है, मैंने ट्रांसफर कर लिया। और क्या जी? ट्रांसफर ऑफ लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 300 एंड 450 फेयर वैल्यू। द बैंक, नीचे लिखा बैंक लोन एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय आरएल, हाउएवर interest on loan was paid by RL on a date due date and charged at expense। चलिए जी, पहले लैंड वाला काम करते हैं। यहाँ तो लैंड की आ जाएगी, फेयर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450। ये सिंपल सा पॉइंट है जी, यहाँ से लैंड 300 से माइनस हो जाएगी। 150 का गेन हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। जी, पेरेंट का गेन सारा, ये पेरेंट की लैंड है। नेक्स्ट बैंक लोन था जी एसएल का, वाज ट्रांसफर टू आरएल। एसएल जिसे आप जो एक्स ऑनर है टीएल का, 200 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है, इट कैरीज 12% इंटरेस्ट। जी, ऑन एक्विजिशन डेट सिमिलर और वाज 15%। तो आपको पता है हमने इन्वेस्टमेंट को तो फेयर वैल्यू बुक करना होता है। तो नोट नंबर वर्किंग नंबर 5 बनाते हैं। लोन की फेयर वैल्यू, ये वो लोन है जो पेरेंट ने सब्सिडी के एक्स ऑनर्स को एज 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 अरेंजमेंट एज इन्वेस्टमेंट लोन अज्यूम किया उसे। जी, लोन की फेयर वैल्यू क्या होगी? 200 रुपये। प्रिंसिपल 5 साल के बाद 15% ना मार्केट रेट। 5 साल के बाद
18 से लेकर जेकब न्यू 18 से लेकर 31 में 22 5 साल बनते हैं। इसकी पीवी आ जाएगी 99.44। इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल की पीवी आ गई। अब इंटरेस्ट की पीवी पता कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना पे करना है? 200 रुपये का कितने परसेंट? 12%। 24 रुपये करना है, कितनी दफा? 5 दफा। 80 पॉइंट। राउंड ऑफ करते हैं इसे। 80.56 टोटल कितना हो गया? 180। तो लोन कितने से आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में 180। 180 कहाँ पे ऐड हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। और 180 कहाँ पे ऐड हो जाएगा? लाइबिलिटीज। चलें जी, इसकी दूसरी एडजस्टमेंट पे भी कर लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या लिखा हुआ है? जो लोन बनता है ना, देखो कितना इंटरेस्ट बनता है? 24। वो कहता है एक्सपेंस बुक करती है। एक्सपेंस ही बुक होना था। अब आप एक्सपेंस बुक होना है 180 का 15%। ग्रुप के लिहाज से इस लोन की फेयर वैल्यू है 180 रुपये। 180 रुपये का 15% लेंगे तो 27 बनेगा ये। 27 एक्सपेंस बुक होना चाहिए था। शुड रिकॉर्ड कितने का होगा अभी? 24 का। 3 रुपए का पेरेंट का और एक्सपेंस बुक होगा। लेकिन टेक्निकल की एंट्री क्या बनेगी? ये 3 रुपए लाइबिलिटी में जस्ट होंगे ना। चूंकि होना चाहिए था एक्सपेंस डेबिट 27 से, बैंक 24 से, और 3 रुपए इस लोन में बैलेंसिंग में जस्ट होना चाहिए था। तो 3 रुपए से क्या कर देंगे? एक्सपेंस बढ़ा देंगे। 3 रुपए से लोन में ऐड कर देंगे। एक्सपेंस किसका? पेरेंट का। लेकिन ये वाला पॉइंट सारा कंप्लीट हो गया जी। Fair value net asset recorded in book was equal to their carrying value except a building whose fair value 250। जी तो 180 बन गया जी। 70 रुपये लैंड के हैं। तो ऐड करेंगे 250 टोटल। लैंड एंड बिल्डिंग लिख रहा हूँ बेटा। चलिए, लैंड की 70 है, बिल्डिंग के 180 है, याद रखना। कटिंग लैब 60 रुपए की है। लीगल वैसे कहता है जी कि क्या है जी? 40। 25 लैब यहाँ पे आ गई। और 40 मैं करंट लाइबिलिटीज में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलेंगे, अब जल्दी से एक्विजिशन डेट रिलेटेड डेफिनेट टैक्स कंप्लीट कर लेते हैं ताकि गुडविल आ जाए। एक्विजिशन डेट में दो ही पॉइंट है जिनमें डेफिनेट टैक्स बनेगा। एक बनेगा हमारा बिल्डिंग पे,
फेयर वैल्यू 180 है, कैरिंग वैल्यू हम 0 ले लेंगे क्योंकि डिफरेंशियल अमाउंट है ना। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 40 थी, टैक्सेबल डिडक्टेबल 180 40। जी रेट कितना है जी, सब्सिडी का रेट लगेगा एक्विजिशन रेट में 30%। 12 रुपए का डेफिनेट 42 की डेफिनेट लायबिलिटी आ रही है। क्या करेंगे, लायबिलिटी में ऐड कर देंगे यहाँ पे 42, और यहाँ से कर देंगे 42 माइनस कर देंगे DTL। अब टोटल करते हैं जी, टोटल हमारे पास आ गया 1943। इसका देते हैं 80%, 1554.8, सॉरी 4.4। ये जी मैंने कैलकुलेशन की हुई है ताकि आपको जरा पॉइंट सारे समझ आ जाए। कैलकुलेशन मैंने की हुई है इस क्वेश्चन की। गुडविल कितनी आ जाएगी हमारे पास, थ्री 75.6। ये गुडविल बैलेंस शीट में आ जाएगी। इसके बाद मैंने इसमें पेमेंट नहीं है, 375.6। चलिए अब आगे चलते हैं। जी सबसे पहले यूआरपी की एडजस्टमेंट है, यूआरपी की एडजस्टमेंट करते हैं और साथ ही इसका डेफिनेट बुक करेंगे। मैंने क्लासेस में आपको सिखाया भी था कैसे करना, कोई बात रिपीट करूंगा। ये यूआरपी की बात करते हैं, तो सारा काम हो गया जी। यूआरपी, जी RL सेलर, RL सेलर है तो बाय का रेट लेंगे, बाय TL है जी कितना, 100 रुपये। पहले यूआरपी की एडजस्टमेंट करते हैं, फिर टैक्स की लाख करते हैं। 15 रुपये से मैं क्या करूंगा, RL सेलर है, पेरेंट सेलर है, यूआरपी यहाँ डेबिट, इन्वेंट्री 15 रुपये से क्रेडिट। जी टैक्स का कितना रेट आएगा बायर का, बायर है कौन, TL का 30%। इसमें टैक्स कितना बनेगा, 15 का 30%। एसिड बनना है ना, बड़ा आसान से तरीका बताया था मैंने। यूआरपी की एंट्री में सीआरए डेबिट होगा ना, तो उसके टैक्स की एंट्री में सीआरए क्रेडिट और डेफर्ड टैक्स डेबिट। तो डेफर्ड टैक्स में डेबिट कर देते हैं, RL सेलर है, टैक्स ऑन यूआरपी कितना बनता है, 15 का 30%, कितना आ जाएगा,
फाइव, 4.5 से यहाँ प्लस कर देंगे, तो डेबिट एक्स डेबिट। अब डेबिट एक्स बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट का मतलब क्या कर देंगे वहां पे, -4.5। क्लास में भी लेक्चर रिवाइज कीजिएगा, इसी तरह पढ़ाया था। यूआरपी, TL7, पहले यूआरपी के अमाउंट पता कर लेते हैं। जी, यूआरपी कितना आ जाएगा जी, 150 का 37.5। इससे पहले एंट्री करते हैं। इन्वेंट्री क्रेडिट 37.5। अब इसमें टैक्स की अमाउंट पता करते हैं, वो कितनी आ जाएगी। जी, इसमें आरएल का रेट लेंगे। आरएल का रेट हमारे पास क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 25%, 9.38। सब्सिडी का पोस्ट डेबिट हुआ था एंट्री में, तो टैक्स से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, 9.38। यहाँ क्रेडिट, टैक्स डेबिट, डेफर टैक्स डेबिट का मतलब 9.38 माइनस कर देंगे। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, फिर डेबिट करने से माइनस हो जाएगा। जी, आगे चलते हैं जी। एक्स्ट्रा डेबिशन चार्ज करते हैं पहले जी। एक्स्ट्रा डेबिशन कितनी बनती है, 180, 180। कितनी फेयर वैल्यू आ रही है इसकी, रिमेनिंग लाइफ सॉरी कितनी आ रही है, 180 का कितने परसेंट, 7.5। जी, ये 24 आता है जी। 24 से क्या करेंगे, ए स्टेट में से क्रेडिट, और ये क्या है, सब्सिडी का एसेट है ना, तो यहाँ डेबिट। अब इससे भी तो अफेक्ट आएगा ना, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू फर्क थी ना, इससे भी डेफर टैक्स अफेक्ट आएगा। क्या करेंगे, क्या सीखा था हमने, एंट्री में एस पोस्ट डेबिट हुआ है, तो टैक्स में क्या हो जाएगा, टैक्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से जी, 24 का। ये किसका एसेट है, सब्सिडी का ना, तो 24 का 30% कितना आ जाएगा,
SRE पोस्ट क्रेडिट, और डेफिट टैक्स क्या कर देंगे 7.2 से डेबिट। जी। सब्सिडी से रिलेटेड तो सारा काम खत्म हो गया। जी। ज्वाइंट वेंचर पे आते हैं जी। कितना प्रॉफिट कमाया उसने जी? उसकी जो रिटेन अर्निंग आ रही है वही उसका टोटल रिटेन अर्निंग में चेंज है। जी। 380 का ले लेंगे। 60% यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और CRE में ऐड हो जाएगा जी, आउटर कॉलम में। कितना आ जाएगा? 228। चलें जी। अच्छा, इस पे डेफिट टैक्स की वर्किंग क्यों नहीं करनी ज्वाइंट वेंचर पे? चूंकि ज्वाइंट वेंचर में सब्सिडी वाले रूल लगते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल में कि ज्वाइंट वेंचर वायल प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन नियर फ्यूचर। इसका मतलब है अनलिमिटेड डिविडेंड पे हम कोई भी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग नहीं करेंगे। चलिए क्लोज करते हैं आंसर को। इससे क्लोज करते हैं जी। 405.08। ग्रुप का 80%, NCA का 20%। कितना आ जाएगा जी? 405.08, 80%, 324.06। कितना आ गया? 81.02। NCA की एक्विजिशन डेट वैल्यू क्या बनेगी जी? वो रहेगी ये लिखना। 1943 का 20%। 388.6। NCA क्लोज कर दें। 469.62। CRE कितना आएगा टोटल? 2988.56। जी, बैंक लोन इन सब के बैलेंस में है। मैंने सोल्यूशन जो अपने पास बनाया हुआ है मैं उसको देख के लिख रहा हूँ, साथ आंसर ना फाइनल।
जी करंट लायबिलिटी 1345, डेफर टैक्स 390.92, बैंक लोन 2683। टोटल करेंगे 12977.1। करंट एसेट इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर 1128, ये जीरो। पीपी कितना आ जाएगा? 10376, 12977 जी। ये भी कंप्लीट हो गया जी। ये वाला सवाल भी लाजमी कीजिएगा जी।